जिन्नात एक ऐसी एंटिटी है, अगर वो किसी को पोजेस कर ले तो कहते हैं कि मरते दम तक उस इंसान का पीछा नहीं छोड़ती। बहुत ही कम चांस होता है कि आप उससे छुटकारा पा लें। मैंने जिन्नात के ऊपर पहले भी एक स्टोरी अपलोड की थी, आप उसको जाकर देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया है। आज की स्टोरी में जिन एक लड़की को पोजेस कर लेता है, उसके बाद उस लड़की की लाइफ हमेशा के लिए बदल जाती है और क्या क्या खौफनाक घटनाएं उसके साथ घटती हैं, ये सब जानने के लिए स्टोरी में एंड तक बने रहिएगा, क्योंकि आज की कहानी को सुनकर शायद आपको नींद ना आए और डर से आपके रोंगटे खड़े हो जाएं। और यह कहानी सुनने से पहले आप अपने लिए एक प्रोटेक्शन लेयर ज़रूर बना लें। जो भी जिसमें बिलीव करता हो उनको याद ज़रूर कर लें, क्योंकि कहते हैं जब इस तरह की एंटिटी की बातें होती हैं तो ये आपके बहुत नज़दीक आ जाती हैं और बहुत ही इंटरेस्ट के साथ अपनी बातें सुनती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। नमस्ते जी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डीमन सोल फिटनेस एंड व्लॉग्स, और मैं हूं डीमन। आज की स्टोरी रुखसार की है। रुखसार कहां से बिलोंग करती है और कहां की रहने वाली है, ये सब हम रिवील नहीं करेंगे। आप लोग समझ गए होंगे कि हम इनकी आइडेंटिटी क्यों रिवील नहीं कर रहे हैं, और आइडेंटिटी रिवील करना भी नहीं चाहिए। जब बात एक लड़की की हो तब तो बिल्कुल भी नहीं। इवन हमने यहाँ पर उनका नाम भी चेंज करके रुखसार बोला है। अक्सर आपने अपने बुजुर्गों से सुना होगा कि लड़कियों को बाल खोलकर ज़्यादा तेज़ परफ्यूम लगाकर रात को बाहर वीरानों और सुनसान जगह पर नहीं जाना चाहिए, इवन कि दोपहर दिन में भी नहीं। और ये बात लड़कों पर भी लागू होती है कि ज़्यादा तेज़ परफ्यूम लगाकर बाहर ना जाएं। रुखसार, जिनको सजने संवरने और इत्र लगाने का काफ़ी ज़्यादा शौक था, इसके लिए वो अक्सर अपनी अम्मी से डांट भी खाया करती थी। लेकिन रुखसार काफ़ी जिद्दी और अपनी मनमर्जी करने वाली नेचर की लड़की थी। ये कहानी शुरू होती है लगभग 5 साल पहले, जब वो अपनी नानी के यहाँ जाने वाली थी। उनकी अम्मी ने उनको काफ़ी ज़्यादा नसीहत करके भेजा था कि यह नहीं करना, वो नहीं करना है, और नानी को परेशान तो बिल्कुल नहीं करना है। रुखसार अपनी नानी के यहाँ जाने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी, क्योंकि वहाँ पर जो उनके कजन्स थे उनसे रुखसार की काफ़ी ज़्यादा बनती थी। रुखसार अपनी नानी के यहाँ पहुँचती हैं, उनको देखकर नानी और बाकी घर वाले काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं। रुखसार अपनी नानी की चहेती थी, तो सबसे ज़्यादा खुश नानी ही थी। जैसा कि मैंने बताया, रुखसार को सजने संवरने का बहुत ज़्यादा शौक था और वो एक दिन परफ्यूम लगाकर ऊपर छत पर घूम रहे थे। तो नानी जी उनको समझाने लगती हैं कि लड़कियों को बाल खुले और इत्र लगाकर छत पर ऐसे नहीं आना चाहिए, और जब सूरज ढलने वाला हो तब तो बिल्कुल भी नहीं। पता नहीं कौन सी भलाई पीछे पड़ जाए। रुखसार मुँह बनाकर नानी से बोलती हैं, ओहो नानी, आप भी अम्मी की तरह मुझे डांटने लगी। रुखसार थोड़ा नाराज़ होकर नीचे आ जाती हैं। उनको नाराज़ देखकर उनकी एक कज़न उनसे पूछते हैं कि क्या हुआ, तेरा मुंह क्यों बना हुआ है। तो रुखसार अपनी कज़न को नानी वाली बात बताती हैं। उनकी कज़न भी उनको समझाती है कि नानी ठीक कह रही हैं, हमें इन बातों का ध्यान रखना चाहिए वरना बलाएं पीछे पड़ जाती हैं। रुखसार कहती हैं कि ऐसा कुछ नहीं होता, मेरे पीछे तो आज तक कोई नहीं पड़ा। रुखसार की वो कज़न कहती हैं कि अच्छा, तुझे मेरी बात पर विश्वास नहीं है ना, तो वो देख, वहाँ पर जो बरगद का पेड़ दिख रहा है ना, उस पर जिन्नातों का बसेरा है और शाम के बाद उस तरफ कोई नहीं जाता है। इस पर रुखसार अपनी कज़न का काफ़ी ज़्यादा मजाक बनाती है और बोलती है कि मैं वहाँ पर शाम के बाद जाऊँगी और देखना मुझे कुछ भी नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर रुखसार मजाक अपने कज़न का नहीं बल्कि उन जिन्नातों का बना रही थी, और ये सब उनको कितना भारी पड़ा ये सब आप लोग आगे जानेंगे, तो स्टोरी को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। अब जब से रुखसार की कज़न ने उनको उस बरगद के बारे में बताया था, तो रुखसार के मन में उस बरगद के पेड़ के बारे में ही थॉट चले जा रहे थे। ये बरगद का पेड़ काफ़ी ज़्यादा पुराना और बड़ा था। रुखसार की नानी के घर के आगे रोड बना हुआ था और रोड के उस तरफ खेत और जंगल थे, और वहीं पर था ये बरगद का पेड़। रात को रुखसार उस बरगद के पेड़ को देख ही रही थी और सच में वहाँ का नज़ारा दिल में दहशत पैदा कर रहा था। रात के अंधेरे में काले सियाह बालों की तरह उस बरगद की लताएं लहरा रही थी। टहनी और पत्ते किसी खौफनाक साए के हाथों की तरह लग रहे थे। चारों तरफ अंधेरा और सन्नाटा पसरा पड़ा था और यह नज़ारा दहशत से दिल को चीर रहा था। रुखसार के दिल में अजीब सी दहशत पैदा होने लगती है। हालांकि उनको वहाँ पर कोई भी साया या अननेचुरल चीज़ नहीं दिखी थी, लेकिन फिर भी उस पेड़ के आसपास का मंजर दिल में खौफ पैदा कर रहा था। रुखसार जल्दी से अपने कज़न के रूम में जाकर आंख बंद करके सो जाती हैं। अगले दिन वो अपनी कज़न को बोलती हैं कि मैं आज रात को उस बरगद के पेड़ के पास जाऊंगी, अगर तुझे मेरे साथ चलना है तो बता,
इस पर उनकी कज़न कहती है, ना बाबा, मैं तो बिल्कुल नहीं जाऊंगी और तुझे भी वहाँ नहीं जाना चाहिए, वरना मैं दादी मतलब रुखसार की नानी को बता दूंगी। लेकिन रुखसार किसी तरह अपनी उस कज़न को मना लेती है, लेकिन उसकी कज़न उसके साथ नहीं जाने वाली थी। मीन्स रुखसार वहाँ पर अकेली ही जाने वाली थी। अब रुखसार बेसब्री से रात के होने का इंतजार करने लगती हैं और जैसे ही शाम का वक्त होता है रुखसार सज संवर के और इत्र लगाकर चुपके से जाने की तैयारी करने लगती हैं। उसकी कज़न उसको फिर से काफ़ी समझाती हैं, लेकिन वो अपनी जिद के आगे उसकी एक नहीं सुनती हैं और इस जिद की कितनी बड़ी कीमत उसको चुकानी होगी इसका अंदाज़ा उसको आगे पता चलने वाला था। अब शाम से रात होने लगी थी और धीरे धीरे चारों तरफ अंधेरा पसरने लगा था। रुखसार दबे पांव घर से बाहर निकल जाती हैं और चुपके से उस पेड़ के पास पहुंच जाती हैं। वो बरगद का पेड़ आज भी उसी तरह दिल में दहशत पैदा कर रहा था। उसको देखने से ऐसा लग रहा था जैसे कोई शैतान सामने खड़ा हो। रुखसार उस पेड़ के बिल्कुल नज़दीक पहुंच जाती हैं और बोलती हैं, क्या यहाँ पर कोई है? ज़रा मेरे सामने तो आओ, मैं भी तो देखूँ आखिर जिन्नात होते कैसे हैं। रुखसार का इतना बोलना ही था कि अचानक उस बरगद के पत्तों में सरसराहट पैदा होती है और रुखसार का दिल धक से बाहर आने को हो जाता है। लेकिन ये सरसराहट हवा के एक झोंके की वजह से हुई थी। रुखसार लंबी सांस लेती है और अपने आप पर हंसने लगती हैं। वैसे तो बड़ी बहादुर बनती है और यहाँ पर एक हवा के झोंके से डर गई। तभी वहाँ एकदम खामोशी सा जाती है। बरगद का पेड़ किसी स्टेचू की तरह बिना किसी हरकत के सीधा खड़ा था। उसका एक पत्ता भी नहीं हिल रहा था। चारों तरफ पिन ड्रॉप साइलेंस का मंजर था। तभी एक झोंका आता है और रुखसार को छूकर निकल जाता है। उस बरगद की लताएं जो नीचे जमीन तक लटक रही थीं, वो किसी काले सांप की तरह लहराने लगती हैं। अब रुखसार को असली खौफ महसूस होता है। उनके दिल की धड़कनें बढ़ने लगती हैं। वो वहाँ से जल्दी से अपने घर की तरफ भागती हैं और अपने आप को यही समझाती हैं कि ये सब हवा के झोंके की वजह से हो गया होगा। वहाँ पर कोई जिन्नात नहीं है, लेकिन ये तो सिर्फ अपने दिल को एक तसल्ली देना था। असल में तो उन्होंने अपनी नादानी और जिद में किसी को इनविटेशन दे दिया था। वो घर आती हैं और अपनी कज़न के पास जाकर बोलती हैं, देखा, मुझे तो कुछ नहीं हुआ, तुम लोग वैसे ही डरा रहे थे। लेकिन रुखसार की कज़न को रुखसार के हाव भाव अलग ही लग रहे थे। वो जो बोल रही थी और जो उनके हाव भाव थे वो आपस में मैच नहीं कर रहे थे। रुखसार की कज़न समझ गई थी कि वहाँ पर ज़रूर कुछ ऐसा हुआ है जिसने रुखसार के चेहरे का रंग उड़ा दिया है। लेकिन वो खामोश रहती हैं और रुखसार को कुछ नहीं बोलती हैं। अब रात को रुखसार अपनी कज़न के साथ ही सो रही थी। रात को उनको सपना आता है कि उनके रूम की विंडो के बाहर कोई ब्लैक शैडो खड़ी है और वो अपनी लाल अंगारे जैसी आंखों से रुखसार को ही घूर रही है। रुखसार चौंक कर उठ जाती हैं और उस विंडो की तरफ देखती हैं, लेकिन वहाँ पर कोई नहीं था। ये सिर्फ उनका सपना था, हकीकत नहीं। उनके दिल में यही आता है। वो उठकर पानी पीती हैं और फिर से सो जाती हैं। अब उन्हें महसूस होता है कि कोई उनके सिरहाने बैठा है और उनके सिर पर धीरे धीरे हाथ फेर रहा है। वो आँख खोलकर देखती हैं, एक काले लिबादे में लिपटा हुआ आदमी जो दिखने में बहुत ज़्यादा भयानक था, उनके सिरहाने बैठा हुआ है और उनको ही देखकर मुस्कुरा रहा था। ये देखते ही वो चीख मारकर उठ जाती हैं और इस बार ये सपना नहीं बल्कि हकीकत थी। उनकी चीख सुनकर उनकी कज़न भी उड़ जाती हैं। रुखसार डर से काँप रही थी और पसीने से तर थी। उनकी कज़न पूछते हैं कि क्या हुआ, तू इतनी तेज चीखी क्यों? रुखसार वो सब बताती हैं जो कुछ उन्होंने देखा। रुखसार की कज़न रूम की लाइट ऑन करती हैं, लेकिन वहाँ पर कोई भी नहीं था। रुखसार की कज़न उनको समझाती हैं कि तेरा वहम होगा, यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है और तुझे मना किया था ना कि बरगद के पेड़ के पास मत जा, अब वही सब तेरे दिमाग में चल रहा है, चल सो जा, टेंशन मत ले। लेकिन रुखसार की कज़न को कहीं ना कहीं अंदाज़ा हो गया था कि रुखसार के साथ क्या हो रहा है। उसको डर इस बात का था कि अगर घर वालों को पता चल गया कि रुखसार उन्हें बताकर बरगद के पेड़ के पास गई थी तो उनकी बहुत ज़्यादा डांट पड़ेगी और वो इस बात को यहीं पर दबा देती हैं और ये शायद उनकी सबसे बड़ी गलती थी। अगले दिन रुखसार का बिहेवियर काफ़ी अलग था। वो काफ़ी खोई हुई थी और बस उस बरगद के पेड़ की तरफ ही देखे जा रही थी। ये सारी हरकतें रुखसार की कज़न नोटिस कर रही थी, लेकिन वो कर भी क्या सकती थी। वो रुखसार से बात करने की काफ़ी कोशिश करती हैं, लेकिन रुखसार चुप ही रहती है। घर वाले भी रुखसार के इस तरह चुपचाप रहने से काफ़ी हैरान थे, क्योंकि रुखसार काफ़ी चुलबुले नेचर की लड़की थी। घर वाले समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर उनके साथ हुआ क्या है। उनका एक कज़न ब्रदर और दूसरी कज़न भी काफ़ी कोशिश करती है उनसे बात करने की, बट रिजल्ट वही था। रात को खाना खाने के बाद रुखसार की कज़न अपने रूम में जाती हैं तो वो देखती हैं कि उनके रूम से किसी के बोलने की आवाज़ आ रही थी। उनके रूम की लाइट बंद थी और अंदर बेड पर कोई बैठा हुआ था। रुखसार की कज़न अपने फ़ोन की टॉर्च ऑन करके देखती हैं
तो वो रुखसार ही थी और अपना सिर नीचे झुकाकर बेड पर बहुत ही अजीब तरीके से बैठी हुई थी। तभी रुखसार अपना सर ऊपर करके अपनी कजन को देखती है। उसकी आंखें ऊपर चढ़ी हुई थी, आंखों की पुतलियां गायब थी और वो बहुत ही क्रीपी तरीके से अपनी कजन को देखकर मुस्कुराती है। यह नज़ारा देखकर रुखसार की कजन चीख मारकर बाहर भागती है। सारे घर वाले घबरा जाते हैं कि आखिर घर में क्या मुसीबत आ गई है। रुखसार की कजन सारी बात घर वालों को बताती है। सब लोग रूम की तरफ भागते हैं और लाइट ऑन करके देखते हैं तो रुखसार तो आराम से सो रही थी। सब लोग रुखसार की कजन को डांट लगाते हैं कि तुमने सबको डरा ही दिया था। अब रात को सब लोग सो रहे थे, रुखसार भी अपनी कजन के साथ सो रही थी। रात के करीब 2 बजे रुखसार उठती है और अपनी कजन के सिरहाने बैठकर उसके सिर को सहलाने लगती है। रुखसार की कजन जब आंख खोलकर देखती है तो रुखसार उसी भयानक रूप में और अपने कजन को वैसे ही मुस्कुराकर देख रही थी। रुखसार की कजन चीखना चाह रही थी लेकिन उनके मुंह से आवाज़ ही नहीं निकल रही थी। रुखसार एक मर्दाना भारी भरकम आवाज़ में कहती हैं कि अगर किसी को बताया तो तुझे जान से मार दूंगा और इसको तो अपने साथ ले जाऊंगा। इतना सुनते ही रुखसार की कजन उस रूम से भागकर दूसरे रूम में चली जाती हैं और वहीं पर सो जाती हैं। सुबह होती है, सब लोग ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं लेकिन रुखसार अपनी उस कजन को देखकर मुस्कुराई जा रही थी। अब रुखसार की कजन रुखसार से दूरी बना लेती हैं। वो रात की घटना से इतने ज़्यादा डरी हुई थी कि उनको रुखसार की तरफ देखने से भी डर लग रहा था। अब रुखसार अपने आप में ही खोई रहने लगी थी। इधर नानी जी को कुछ तो अंदाज़ा लग गया था कि रुखसार के साथ कुछ तो गलत हुआ है। रुखसार की कजन ने उनके साथ रात को सोना भी बंद कर दिया था। तो एक रात की बात है, नानी जी रात को पानी पीने के लिए उठती हैं। तभी उनको किचन से कुछ आवाज़ें आती हैं। ये आवाज़ें ऐसी थी कि जैसे कोई कुछ चबा रहा हो। वो किचन की तरफ जाती हैं तो जो चीज़ उन्होंने देखी उसको देखकर किसी का भी कलेजा फट जाए। किचन में रुखसार नीचे फर्श पर बैठकर किसी पक्षी को कच्चा ही खा रही थी। यहाँ तक कि वो उस पक्षी की हड्डियाँ तक चबा रही थी। उनका मुंह उस पक्षी के खून से सना हुआ था। जैसे कोई भूखा भेड़िया मांस को खाता है उसी तरह से रुखसार उस पक्षी को खा रही थी। ये देखकर नानी जी बहुत ज़्यादा डर जाती हैं और वो समझ जाती हैं कि रुखसार पर किसी शैतान का साया है। लेकिन यहाँ पर नानी जी समझदारी दिखाते हुए चुपचाप अपने रूम में चले आती हैं और अब डर से उनको नींद भी नहीं आ रही थी। पूरी रात वो यही सब सोचे जा रही थी। उनके सामने रुखसार का वही खून से सना हुआ चेहरा बार बार आ रहा था। अब उनको रुखसार की कजन की बात याद आती है, मतलब कि रुखसार की कजन उस दिन सच बोल रही थी। अगले दिन नानी जी रुखसार के मामा और नाना जी को अलग बुलाकर सारी घटना बताती हैं। रुखसार के नाना और मामा भी ये सुनकर काफ़ी डर जाते हैं। अब ये लोग कहते हैं कि हमें काफ़ी समझदारी से काम लेना होगा। इसके पीछे की 2 वजह थी। पहली तो ये कि जिन बहुत ही शातिर और मक्कार होते हैं, वो किसी को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं, यहाँ तक कि जान भी ले सकते हैं। और दूसरा कि मामला लड़की का है। अगर लोगों में बात फैल गई तो कल रुखसार के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती हैं। नानी जी रुखसार के अम्मी अब्बू को कहीं बाहर मिलने के लिए बुलाती हैं और उनको भी सारी बात बताती हैं और कहती हैं कि रुखसार पर किसी शैतान का कब्जा है। रुखसार के अम्मी अब्बू भी ये सुनकर बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। अब रुखसार के अम्मी अब्बू, नाना नानी और मामा जी एक मौलवी के पास जाते हैं। वो मौलवी इस तरह के केसेस की काफ़ी अच्छी खासी जानकारी रखते थे। मौलवी साहब कहते हैं कि मैं देखकर ही बता पाऊँगा कि रुखसार पर किसका साया है। वो कहते हैं मैं शाम को आपके घर पर आऊँगा, लेकिन घर पर इन लोगों का शायद कोई और भी इंतज़ार कर रहा था। अब ये लोग मौलवी के पास से वापस घर पर आते हैं तो देखते हैं कि रुखसार घर के दरवाजे पर ही खड़ी है और हंसते हुए बोलती है कि मिलाए मौलवी से, वो मौलवी मेरा कुछ नहीं कर पाएगा। ये सुनते ही ये लोग काफ़ी हैरान हो जाते हैं कि इसको कैसे पता हम मौलवी से मिलने गए थे। ये सारे लोग काफ़ी ज़्यादा घबरा जाते हैं और शाम होने का वेट करते हैं। शाम होती है, मौलवी साहब आते हैं और सीधा रुखसार के रूम में जाते हैं। रुखसार बेड पर उसी हालत में बाल खोलकर बैठी होती है जैसा कि पहली बार उनकी कजन ने उनको देखा था, जैसे कि वो मौलवी के आने का ही वेट कर रही थी। रुखसार एक भारी भरकम मर्दाना आवाज़ में बोलती है, मौलवी तू मेरा कुछ नहीं कर पाएगा, कर ले तुझे जो करना है, इसको तो मैं अपने साथ लेकर जाऊंगा ही। यहाँ पर मौलवी ने रुखसार की आंखों में कुछ ऐसा देख लिया था जो बहुत ही खौफनाक था। वो घबरा कर रूम से बाहर आते हैं और घर वालों को बोलते हैं कि रुखसार पर एक जिन का कब्जा है और वो जिन बहुत ताकतवर है, इसको काबू करना मेरे बस की बात नहीं है। तो घर वाले बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं
और मौलवी साहब से मिन्नतें करते हैं कि कैसे भी करके आप रुखसार को बचा लो, इस जिन को दूर करने का कोई तो तरीका होगा। मौलवी साहब कहते हैं मुझे अपने उस्ताद से बात करनी होगी, वो ही इसका कोई हल निकाल सकते हैं। मौलवी साहब तो चले जाते हैं, लेकिन इधर रुखसार ने पूरे घर में तांडव मचा दिया था। वो अपने बालों को खींच रही थी और हाथ पैर जमीन पर पटक रही थी। उसकी पूरी बॉडी अकड़ गई थी, वो किसी के भी काबू में नहीं आ रही थी और यही बोले जा रही थी कि कुछ भी कर लो, मैं इसको अपने साथ लेकर ही जाऊंगा। रुखसार की नानी कुरान की आयतें पढ़ना शुरू कर देती हैं। तब कहीं जाकर रुखसार शांत होती है। रुखसार की हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही थी। वो अपने आप को ही नुकसान पहुंचा रही थी। कभी कभी तो वो अकेले ही 10 से 12 लोगों का खाना खा जाती और घर वालों से कच्चा मांस लाने को बोलती थी। एक दिन वो मौलवी अपने उस्ताद के साथ आते हैं। इस बार शायद ये लोग पूरी तैयारी के साथ आए थे। उनके हाथ में एक पानी की बोतल थी। ये शायद पड़ा हुआ पानी था। रुखसार को सामने लाया जाता है। वो मौलवी को देखकर बोलती है, तुम लोग मुझे इस लड़की से दूर नहीं कर सकते, ये लड़की मुझे पसंद आ गई है। अब जो बड़े मौलवी थे वो पूछते हैं कि तेरा नाम क्या है और तू इस लड़की को क्यों परेशान कर रहा है। अब जो राज इन लोगों के सामने खुलने वाला था, उसे सुनकर सबकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। पहले तो जिन सबको अपनी झूठ और मकारी से सबको बेवकूफ़ बनाता रहता है, लेकिन फिर बड़े मौलवी कुरान की कुछ आयतें पढ़ते हैं और सख्ती से जिनसे पूछते हैं, सच सच बता तू इस लड़की पर क्यों आया। तब वो जिन राज उगलना शुरू कर देता है। वो बताता है, मैं इस लड़की पर नहीं आया, ये खुद उस बरगद के पेड़ के पास सर सवार कर और इत्र लगा कर आई थी और मुझे बुला रही थी। उस टाइम ये लड़की मुझे बहुत पसंद आ गई थी और मैंने इसे अपने काबू में कर लिया। अब मैं कुछ ही दिनों में इसको अपनी दुनिया में ले जाऊंगा। मौलवी साहब उस जिन को काफ़ी समझाते हैं, काफ़ी कुछ समझौता करने को भी तैयार हो जाते हैं। मौलवी साहब उसको बोलते हैं, देख इस बच्ची ने नादानी में ये सब कर दिया, इसको माफ़ कर दे और इसको छोड़कर चला जा। लेकिन वो जिन काफ़ी ज़्यादा जिद्दी था, वो टस से मस नहीं होता है। मौलवी साहब गुस्से में उस पानी की बोतल से पानी रुखसार के ऊपर फेंकते हैं और कुरान की आयत पढ़ना शुरू कर देते हैं। इस सबसे रुखसार के अंदर बैठा वो जिन डर से चीखने और चिल्लाने लगता है। मौलवी साहब लगातार कुरान की आयतें पढ़ते हुए उस पर पानी फेंके जा रहे थे। इससे वो जिन इतने ज़्यादा गुस्से में आ जाता है कि रुखसार को नुकसान पहुंचाने लगता है। रुखसार के हाथ पैर अजीब तरह से मुड़ गए थे। रुखसार के एक एक जोड़ से हड्डियों के चटकने जैसी आवाज़ आ रही थी। घर वाले बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं कि कहीं रुखसार को कुछ हो ना जाए, लेकिन मौलवी ने सबको पहले ही समझा दिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए, कोई भी बीच में नहीं आएगा। एक बार तो उस जिन ने मौलवी पर ही हमला कर दिया और डरावनी हंसी हंसने लगा, लेकिन मौलवी ने हार नहीं मानी। वो लगातार उस पर आयतें पढ़ कर पानी फेंके जा रहे थे। उन्होंने इस जिन को धमकी दी कि अभी भी टाइम है, मान जा, वरना तुझे जलाकर राख कर दूंगा। अब धीरे धीरे वो जिन कमज़ोर पड़ता जा रहा था। फाइनली उस जिन ने हार मान ली और वो रुखसार को छोड़ने को तैयार हो गया, लेकिन उसने एक शर्त रखी कि उस बरगद के पेड़ के पास 7 तरह की मिठाइयाँ और कच्चा मांस रखना होगा, फिर मैं इसे छोड़ दूंगा और वापस चला जाऊंगा। मौलवी साहब उस जिन से कहते हैं, तेरे लिए ये सब चीज़ें हम रख देंगे, लेकिन जब तू जाएगा तो हमें पता कैसे चलेगा कि तू चला गया है, और एक वादा करना होगा कि फिर कभी इस बच्ची पर नहीं आएगा। जिन बोलता है कि जब मैं जाऊंगा तो ये दरवाज़ा तेजी से बजेगा और मैं वादा करता हूँ कि फिर कभी वापस नहीं आऊँगा। घर वाले जल्दी से 7 तरह की मिठाइयाँ और कच्चा मांस उस बरगद के पेड़ के पास रख कर आते हैं। जैसा कि जिन ने बोला, जब वो गया तो कमरे का दरवाज़ा तेज़ी से बजता है और इधर रुखसार बेहोश होकर गिर जाती है। ये एक निशानी थी कि वो जिन जा चुका है। करीब 1 घंटे बाद रुखसार को होश आता है और अब रुखसार काफ़ी अच्छा महसूस कर रही थी। उसने अपनी नानी और अम्मी अब्बू से माफ़ी मांगी और प्रॉमिस किया कि ऐसी गलती फिर कभी नहीं करेगी। मौलवी साहब ने कहा कि फ़िलहाल तो अब घबराने कोई बात नहीं है, वो जिन इसको अब परेशान नहीं करेगा, लेकिन जिनकी जात भरोसे के लायक नहीं है। वो रुखसार को एक ताबीज़ बना कर देते हैं और कहते हैं, इसको कभी उतारना मत, इससे कोई भी बला तुम्हारे पास नहीं आएगी। उसके बाद से रुखसार अब बिल्कुल ठीक हैं। अब रुखसार की शादी भी हो गई है, लेकिन वो ताबीज़ आज भी उनके पास है। वो आज भी जब भी नानी के यहाँ पर जाती हैं तो उस बरगद के पेड़ की तरफ देखने से भी डरती हैं। उन्हें लाइफ का एक बहुत बड़ा लेसन मिल चुका था, इसलिए जब भी जिनका जिक्र हमारे सामने आता है, हम सबके दिल में खौफ बैठ जाता है। कुछ बातें हैं जो हमें हमेशा याद रखनी चाहिए और उनको फॉलो करना चाहिए, और वो गलती नहीं करनी चाहिए जो रुखसार ने की थी।
अगर आप लोग भी अपनी कोई ऐसी कहानी, कोई एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं तो मेरा इंस्टा का लिंक और जीमेल आईडी का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप वहां जाकर अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं। और जिन्नात के बारे में आपकी क्या राय है और आप उसके बारे में क्या जानते हैं वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और आज की ये कहानी आपको कैसी लगी वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। इस तरह की और कहानी सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं इस तरह की सच्ची, डरावनी और भूतिया घटनाएं लेकर सामने आता रहूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।